Hello everybody, this is Shivam Kumar. Welcome to BA online classes. I hope you all are fine. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर एंड BCom AEC इंग्लिश पढ़ाने आया हूं। AEC को हम लोग इंग्लिश MIL भी कहते हैं और यह उन छात्र छात्राओं के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फिलहाल ही क्लास 12th को पास आउट करके ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए होंगे और उनका सेशन जो रहने वाला है वह सेशन जो होगा 2025 से लेकर के 2029, तो उन स्टूडेंट्स के लिए है ये BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर AEC इंग्लिश, जिसको हम लोग इंग्लिश MIL भी कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो सिलेबस रहेगा, जो न्यू सिलेबस है वो किस टाइप से रहेगा, उनमें सारी चीज़ों को बातचीत की जाएगी इसके बारे में। तो एक बात ध्यान से सुन ले कि ये उन छात्र छात्राओं के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जस्टली 12th को पास करके BA फर्स्ट ईयर में एंटर लिए होंगे और उनका जो है ग्रेजुएशन ईयर 2025 से 2029 तक है, यानी कि वो 2029 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम इसको चर्चा करने से पहले हम लोग ये देखते हैं ये जो हमारा सिलेबस है AEC इंग्लिश है, ये किन यूनिवर्सिटीज के लिए, हमारे बिहार में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये उन सारे यूनिवर्सिटीज के लिए है जो हमारे बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तो हम देखते हैं क्या, ये हमारे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के यूनिवर्सिटीज हैं, जस्ट लाइक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, BRABU भी कहते हैं। दूसरा है भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा BNMU, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा VKSU, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा जिसको हम लोग JPU भी कहते हैं, एंड मगध यूनिवर्सिटी बोध गया MU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU, एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना PPU, जिसको हम लोग शॉर्टकट में PPU भी कहते हैं, बहुत जगह आप लोगों को PPU सुनने को मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी पटना, एंड लास्ट इज भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर TMMU। TM का मतलब हो जाता है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। तो आपको कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमारे यूनिवर्सिटीज का है या नहीं है। और साफ से लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहे तो आप बिहार के किसी भी कोना से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स आपके लिए है, और आपका AEC में इंग्लिश है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कोर्स है। लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट हम लोग देखते क्या है कि ये हमारा जो टोटल डिजाइन किया गया है BA BSc एंड BCom, ये फर्स्ट सेमेस्टर का ये टोटल का टोटल सिलेबस हम लोगों को देखने को मिलेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स इंग्लिश, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जो इंग्लिश का जो कोर्स है उसका नाम है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स क्या होता है, AEC, जो हम AEC देख रहे हैं बार बार AEC इंग्लिश बोल रहे हैं, उसी का ये क्या है, फुल फॉर्म है।
ओके। और एईसी को हम लोग एमआईएल भी कहते हैं, इंग्लिश एमआईएल। इसलिए आप लोग को जरा सा भी कहीं से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एईसी इंग्लिश लिखा रहता है और कहीं पे एमआईएल इंग्लिश लिखा रहता है, तो दोनों का मतलब सेम होता है। इसमें हम लोगों का जो है बुक का नाम देखेंगे तो हमारे बुक का नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब देखिए, यह हमारा नाम से ही पता चल रहा है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वर्ड, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा टोटल का टोटल सिलेबस डिजाइन होगा, बुक्स होगा, वो कम्युनिकेशन बेस्ड ही होगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि जो है आखिर ये कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन देखेंगे यहां पे हम लोग, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है? द वर्ड communication is derived from Latin word communes, which means common, and communicare, which means to express our idea or emotion। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो है कम्युनिकेशन एक ऐसा, कहां से आया है, कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द हमारा क्या है? कॉम्यून्स। कॉम्यून्स का मतलब क्या हो जाता है? कॉमन। एंड कम्युनिकेयर का मतलब क्या हो जाता है? टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस आवर आइडिया और इमोशन। या हम लोग इसके जगह पे कह सकते हैं टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इसके जगह पे हम लोग क्या कह सकते हैं? टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन। दोनों बात एक ही है कि हम अपने इंफॉर्मेशंस को, आइडियाज को किस तरह से दूसरों के सामने में एक साधारण से भाव में रखते हैं, वही हमारा क्या कहला जाता है? कम्युनिकेशन हो जाता है। और अगर आपको सरल भाव में समझना है, कोई अगर यदि पूछ दे व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन आखिर क्या होता है? तो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कि एक्सचेंज करना फैक्ट्स को, आइडियाज को। जब हम कम्युनिकेट करेंगे तभी तो हमारे आइडियाज एक्सचेंज हो गए, हमारा आइडियाज दूसरे लोगों के पास जाएगा, दूसरों का आइडिया हमारे पास जाएगा। तो ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच हो सकता है। ओके। तो अब हम साधारण से बात करें तो कम्युनिकेशन इज बिल्ट फ्रॉम कॉम्यून्स एंड कम्युनिकेयर। ये कॉम्यून्स एंड कम्युनिकेयर, तो ये दोनों शब्द से ही मिलकर के पूरा का पूरा कम्युनिकेशन बना है। तो आप इस दो वर्ड को समझते हैं तो पूरा कम्युनिकेशन को समझ पाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग टॉपिक्स में पढ़ेंगे, अपने क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन किस तरह से किए जा सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, सोसाइटी में, सोशल में हम लोग कैसे कर सकते हैं, एज अ बिजनेस पर्सन जो है उनका कम्युनिकेशन कैसा होता है। तो ये दीज आर द ऑल एस्पेक्ट्स टू चेंज द आवर अराउंड अस। तो ये जितने भी चीज है वो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने को इस चैप्टर में मिलने पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा जो है
नेक्स्ट क्या रहने वाला है, तो ये हमारा जो है, अब इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि हमारा फुल सिलेबस, आगे जो चर्चा होगी वो हमारे फुल सिलेबस पर चर्चा होगी कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस के क्या क्या पैटर्न है, कितने यूनिट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, किसको हम लोगों को पढ़ना है, और उसमें उसके बाद हम लोग को एग्जाम पैटर्न समझना है। एग्जाम पैटर्न आपको लोग को बता दे कि आप न्यूली स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न जान लेना होगा कि आप लोगों का जो ये एग्जाम पैटर्न होगा, आप लोग एंटर किए होंगे तो आप लोग को मेजर, माइनर, एमडीसी, एसईसी, एईसी, बीएसी, ये अलग अलग 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें से आपका जो है एईसी कोर्स जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये तीनों का तीनों जो होता है हमारा पेपर जो होता है, इसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब शामिल होते हैं, लेकिन ये नीचे वाला जो 3 है, एसईसी, एईसी और बीएसी, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो एग्जाम होता है टोटल का टोटल 100 मार्क का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स में आपका जो है 30 मार्क्स का इंटरनली, 30 मार्क्स का इंटरनली क्या होता है, कॉलेज में एग्जाम होता है। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरनली आपको 30 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा, और जब आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक्सटर्नली ये 70 मार्क्स के एग्जाम देने पड़ेंगे। एक्सटर्नली यानी कि आपका कहीं भी क्या होगा, आपके कॉलेज से सेंटर दूसरे कॉलेज दिया जाएगा, आप वहां जाकर के 70 मार्क्स का एग्जाम दीजिएगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन 70 का 70 मार्क्स एमसीक्यू टाइप्स होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एक ऐसा भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें आपको ऑप्शन दिया। ऑप्शन कहने का मतलब 75 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन बनाना, ऐसा नहीं रहेगा। 70 के 70 क्वेश्चन आपको टच करने होंगे। तो ये जो हमारा है ये 70 मार्क्स का ये आपको एग्जाम, जो भी आपको सिलेबस डिजाइन किया गया है, जो भी आपको डिस्कस किया जाएगा, हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा, वो 70 मार्क्स के एक्सटर्नली एग्जाम के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देख ले कि ये हमारा बुक कैसा रहेगा, बेस्ट बुक क्या हो सकता है। तो हमारे पास जो है बेस्ट बुक जो हो सकता है, SBPD पब्लिकेशंस का अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। उसके बाद एग्जाम डेट, अभी जो है आप लोगों का स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग चल रहा है, तो लगभग आपको कह ले मिड नवंबर में ये एग्जाम होने वाली रहेगी। ठीक है, मिड नवंबर से लेकर के लास्ट नवंबर के बीच के फेज में आप लोगों को क्या होगा, ये एग्जाम ले लिया जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखते इसमें क्या है, यह एक क्या होगा, पेड कोर्स होगा। हमारे द्वारा जितना भी चीज पढ़ाया जाएगा इस क्लास के बाद वो सारा क्या होगा, हमारा पेड कोर्स होगा। और ये जो फी है 35,000 रुपीज जो है, ये आपको 1500 का पड़ने वाला है, ओनली 1500। और किन के लिए, जो स्टूडेंट 23 जून तक इसको परचेज कर लेते हैं, जो स्टूडेंट 23 जून तक इसको परचेज कर लेते हैं उनके लिए यह जो कोर्स होगा वो 1500 का पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको देखने को मिल रहा है 35,000, तो आपको ये बेयर करना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो कॉल है हमारे इंस्टीट्यूट का, वो इस पे आप लोग बातचीत करके कंफर्म कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, या मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारा BA ऑनलाइन क्लासेज है, हमारा जो ऑनलाइन
ऐप है उसको आप डाउनलोड करके वहां पे जा करके, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा कि आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से चीजों को देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट, अब हमारा आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो है सिलेबस हमारा, कि सिलेबस में हमारे क्या क्या सारे चीज हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए है। सेक्शन ए देख ले, एईसी इंग्लिश सिलेबस, ये हमारा एईसी इंग्लिश सिलेबस है जिसमें हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हम लोग को इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखने को मिलेगा, परिचय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, परिचय भी कहते हैं, कि इस चैप्टर का परिचय क्या रहने वाला है, क्या क्या सारे चीजों को इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग। इंट्रो में हम लोग देखते हैं कि हमारा इंट्रो क्या है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का थ्योरी क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, इन सारे बातों को पढ़ा जाता है इसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, मैसेजेस, टेक्सचुअल मैसेज होता है, उसके बाद वोकल होता है, उसके बाद अलग अलग से इसके क्या है, टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। हम लोग वर्बल भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स तो हम अपने फीलिंग्स को जब हम बोल करके एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल जो होता है वो हमारा होता है जब हम किसी भी चीज को रिटन टेक्स्ट में देते हैं। जस्ट लाइक आप लोग आजकल डिजिटली यूज करते होंगे, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जब वहां पर आप लोग टेक्स्ट के फॉर्म में मैसेज को भेजते हैं तो वो हो जाता है नॉन वर्बल के कॉन्सेप्ट में। एंड हम लोग देखेंगे तो बॉडी पोस्चर, कभी कभी क्या होता है कम्युनिकेशन करने के लिए बॉडी के पोस्चर के भी इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक किसी को हम लोगों को इशारा करना है, आंख मार करके हाथों का अपना बॉडी पोस्चर दिखाना है, तो वो उससे भी क्या हो जाता है, वो एक लैंग्वेजेज होते हैं जिसको हम लोग इस टॉपिक्स में अगेन एंड अगेन डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड इज इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड मिसकम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है कि जो है ना इफेक्टिव मीन्स होता है कि आप अपने बातों को किस तरह से रख रहे हैं सामने वालों के लिए, उस पे उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर आप सोसाइटी में अगर क्या हो गया, किसी दो व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया और झगड़े में आप जाते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं और उस झगड़े ऐसी बातें कहते हैं जिससे वो झगड़ा शांत हो जाता है, तो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल माना जाएगा वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आपको हर लेवल पर देखने को मिलता होगा, आए दिन आप देखते होइएगा कि ऐसे ऐसे हमारे क्या है फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। जस्ट लाइक आप लोग अगर न्यूज चैनल देखते होंगे तो देखे होइएगा, डॉक्टर एस जयशंकर जो है, जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो उनका कम्युनिकेशन बिल्ट इतना स्ट्रांग है कि उनके सामने जो है अमेरिकन जितने भी प्रेस होते हैं, जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, देखिएगा कि उनके बातों को सुन करके स्तब्ध हो जाते हैं, ऐसे उनके कम्युनिकेशन स्किल है। तो वो क्या होगा, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और वो क्या है, आप देख सकते हैं हिस्ट्री में ऐसे भी नाम रहे हैं, अजीत डोभाल रहे हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा रहा है कि वो बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक आए हैं। तो क्या करता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल क्या करे, किसी भी चीज को अच्छे नैरेटिव में ले जाने का प्रयास करे, पॉजिटिव वे में अगर दे तो वो हमारा हो जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर वही चीज जो हमारे बात आग में घी डालने का काम करे, जस्ट लाइक आप घर में देखते हो या किसी के बीच में झगड़ा हो रहा, आप दो बात और उल्टा बोल दिया जाएगा, तो वो चीज क्या हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन, उसमें झगड़ा और भड़क जाता है। और ये आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल पाकिस्तान से देखने को मिला। आए दिन ऐसे ऐसे बातें करते रहेगा जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये हर हमेशा जो है मार खाने वाला काम करते रहता। तो वो वहां पर क्या करता है, उसके पास है मिसकम्युनिकेशन का खेल है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, हम लोगों का क्लास नहीं है, तब ना हम उस लोगों को बताएंगे कि चोट्टा की कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, बातें अच्छी तरह से करो।
तब तुम मिसकम्युनिकेशन नहीं करेगा, तुम्हारे देश का नाम अच्छा जाएगा। उसको सीखना चाहिए हम लोगों से। अब है बैरियर्स एंड स्ट्रैटेजीज। बैरियर्स क्या होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशंस में आने वाली बाधाओं को क्या हम लोग बोलते हैं, बैरियर्स कहते हैं। बैरियर्स, अब जस्ट लाइक देख ले कि आप अगर किसी चीज लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसी दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपके सामने में क्या करेगा, कोई आकर के बाजा बजा देगा, डीजे बजा देगा, तो क्या हो जाएगा, ना तो आप किसी को कोई भी चीज बोल सकते हैं, ना उसकी बातों को आप सुन सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, बैरियर्स, कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं आ जाती हैं। और इस स्ट्रैटेजीज यानी कम्युनिकेशन करने की क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, उसकी योजनाएं कैसे बनाएं, कैसे हम बात कर सके कि लोग, सुनने वाले व्यक्ति क्या करें, हमारे बातों को और सुनना पसंद कर दें। तो वही चीज कहलाता है स्ट्रैटेजीज। एंड लेट अस मूव नेक्स्ट टॉपिक। तो हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं और ये हमारा क्या है, सेक्शन ए का जो है पॉइंट नंबर 2 है। तो हम लोग इसमें देखें कि हमारा दिया गया है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। सेक्शन 2 जो हमारा है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज कैसे रहने चाहिए। हर जगह क्या होता है, लैंग्वेज का अपना अपना महत्व है। हर जगह हम क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम अपने घर में यूज करते हैं उसका लैंग्वेज अलग होता है, जो हम अपनी सोसाइटी में लैंग्वेज यूज करते हैं उसका अलग भाव होता है, और जो हम अपने बिजनेस पर्पस, इंटरव्यू, उसके लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो अलग पर्पस का होता है, उसमें अलग शब्दों का संचार होता है। तो वहां पे जो है हर जगह क्या होता है, लैंग्वेज का अपना अपना महत्व होता है। तो उसी चीज के बारे में हम लोग समझेंगे कि एक होता है हमारा लैंग्वेज में देख ले वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी जस्टली आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया कि वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है। वर्बल मींस टू एक्सप्रेस, हम अपने फीलिंग्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं बोल करके तब हमारा हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को रिटन वे में प्रस्तुत करते हैं तो वो हो जाता है नॉन वर्बल। एंड सेकेंड इज पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस। अभी जस्ट आपको बताया है कि पर्सनल, सोशल, बिजनेस। पर्सनल क्या होता है, जो हम आम भाषाओं को यूज करते हैं घर में, परिवार में। और सोशल, जब हम सोसाइटी में निकलते हैं तब हमारे बोलने का तरीका, लैंग्वेज का तरीका अलग हो जाता है। और जो हमारा बिजनेस होता है, जब हम ऑफिस जाते हैं तब वहां पे जो लैंग्वेज का यूज करते हैं वो थोड़ा अलग स्टैंडर्ड हो जाता है। थर्ड इज इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल एंड ग्रुप डिस्कशन, सॉरी ग्रुप कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डिस्कशन दोनों सेम चीज ही है। इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल मींस इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है ना, जब जब खुद से बातचीत करेगा उसको बोलते हैं इंटर पर्सन। इसमें केवल और केवल वो व्यक्ति खुद ही इन्वॉल्व होता है। आप देखिए कितनी अच्छी चीज है, जब हम अपने परेशानी को खुद से डिस्कस करके खुद से समझ लेंगे तब हमें क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक मान लीजिए आप बुद्ध ही बन गए। बुद्ध क्या थे, अपने परेशानियों को, अपने खुद को तलाश में। तो वही चीज होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब खुद से बातचीत करना, खुद से कम्युनिकेट करना, खुद के बारे में कुछ कुछ डिस्कस करना अपने आप से, ना कि किसी भी चीज से। इसमें वन पर्सन ही शामिल होता है। और इंटरपर्सनल में क्या होता है, दो और दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। एंड ग्रुप कम्युनिकेशन मींस, आप लोग नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब होता है कि जब हम क्या करें 5, 6, 8, 10 लोगों का एक साथ ग्रुप बैठा करके आपस में क्या करें, कम्युनिकेट कराने का प्रयास करेंगे, तो वो चीज कहलाएगा हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, अंडरस्टैंड। लेट अस मूव नेक्स्ट टॉपिक। Third is speaking skills. Speaking skills is most important in nowadays. क्यों? क्योंकि क्या हो गया, आज के दिनों में स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक अगर आप
एक प्रोफेशनल टीचर बनना चाहते हैं, आप एक कुछ लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको अगर मान लेते हैं कि स्पीकिंग स्किल्स नहीं आएगा तो आप अपने अंदर के नॉलेज को कैसे बाहर एक्सप्रेस कर पाइएगा। आप एक लीडर है लेकिन बंद मुंह के तरह खड़ा है इस तरह से, और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है आप कुछ बोलिएगा नहीं तो लोगों को आपके बारे में पता कैसे चलेगा, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर कैसे पड़ेगा। तो ये जो है स्पीकिंग स्किल्स जो है, इसको डेवलप करने के लिए ये स्पीकिंग स्किल्स जो होता है अलग अलग तरीकों से होता है। एक होता है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, दो लोगों के बीच के बातचीत को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग बेस्ड नरेशन आप लोगों ने क्लास 12th में जरूर पढ़ा होगा। डायलॉग बेस्ड क्या होता है, दो लोगों के बीच में बातचीत होते रहे, एक छोटा सा नरेशन होता है 4-5 लाइनों का। जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा, राम सेड टू हिज मदर आई एम गोइंग टू मार्केट। अब उसकी मां पूछती है, मदर डू यू रीड, इस तरह से। तो आप यहां पर देखते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखें, डायलॉग बेस्ड हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डायलॉग बेस्ड नरेशन। तो ये दो लोग, और आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के टेक्सचुअल बुक में भी देखा होगा कि दो ऐसे व्यक्ति है उसके फॉर्म में बातचीत हो रहा है, तो वो डायलॉग बेस्ड के रूप में बातचीत होता है, और ये दो लोगों के बीच में होता है। अब आते हैं ग्रुप डिस्कशन। आप लोग जानते हैं ये ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, एक ग्रुप्स में बातचीत होती है। और इंटरव्यू तो हम जानते हैं, हम अपने ये एक क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चीज होता है, जिससे लोगों के बारे में पता चलता है कि उनके पास क्या एबिलिटी है, वो अपने सोसाइटी में कैसे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इंटरव्यू इसी चीज के लिए होता है। इंटरव्यू लेने का मतलब क्या है, अगर आप मान लेते हैं सिविल सर्वेंट बनते हैं, यूपीएससी बीपीएससी एसएससी करते, उनका लास्ट फेज देखिएगा क्या, इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू का बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे लाइफ पे होता है, क्योंकि अगर आप सिविल सर्वेंट बन के गए लेकिन सोसाइटी के समस्याओं को हैंडल ही नहीं कर पाए, वही आपका स्किल्स वहां पर देखा जाता है कि आपको जो है ना किस तरह से मैनेजमेंट करने आता है, कि आप सोसाइटी में जाइएगा आईएएस आईपीएस बन करके तो सिचुएशंस को कैसे संभालिएगा। एंड थर्ड इज पब्लिक स्पीच। पब्लिक स्पीच जो होता है, और खास करके ये आप लोग देखते होइएगा, आए दिन लीडर्स के बारे में देखते होगे, वो पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं रहता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ले लीजिए नरेंद्र मोदी का, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका पब्लिक स्पीच जो है इतना बिल्डअप है कि वो लोगों को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। लोगों को लगता है इनके पास ज्ञान का बहुत भंडार है, लेकिन वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बोलते बोलते इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, उस फील्ड में इतना ज्यादा वो आ गए हैं, जिसके कारण क्या हो गया, उनका पब्लिक स्पीच जो है एकदम स्मूथ हो गया है। लोग उनसे कनेक्ट करते, उनको मालूम हो गया कि पब्लिक कैसे हमारे बातों से प्रभावित होगा। अब आ जाते हैं रोल प्ले एक्सटेम्पोज प्रेजेंटेशन। रोल प्ले क्या होता है, किसी भी पात्र का आप लोग नाटक देखते हैं ना, नाटक करते हैं, चरित्र को उतारते हैं, कैरेक्टर को उतारते हैं, तो वही हो जाता है रोल प्ले करना। उसमें भी ये स्पीकिंग स्किल्स दिखा जाता है। और उस जो एक्सटेम्पोज प्रेजेंटेशन, यानी कि एक्सटेम्पोज मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज के लिए तैयार ना हो फिर भी आपको क्या कर दिया, जस्ट लाइक आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में गए और तराक से आपको बोल दिया जाएगा कि आज प्रेजेंटेशन है, आपको ये चीज बताना होगा सभी लोगों को। अगर मान लेते हैं जिसके पास ये स्किल्स नहीं रहेगा, स्पीकिंग स्किल्स, तो वो वहीं पे मर जाएगा, इतना ही सोचने सोचने में ही वो डूब जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये क्वालिटी रहेगा स्पीकिंग स्किल्स, तो ये एक्सटेम्पोज क्या होता है, उससे कुछ नहीं डरेगा, वो जाएगा और सभी लोगों के बीच में ऐसे ऐसे बातों को रखेगा, ऐसे ऐसे बताएगा कि लोगों को लगेगा कि ये प्रीपेयर पहले से ही है, यानी कि पहले से ही तैयार था इस चीज के लिए। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि उसको क्या है, स्पीकिंग स्किल्स आता है, वो अपने बातों को कैसे रखेगा बिना तैयारी के, ये भी उसको बात मालूम है। तो जब हम बिना तैयारी के अपने बातों को, अपने प्रेजेंटेशन को दूसरे के सामने रखते हैं, तो हमारा आ जाता है एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट इज, अब हम लोग देखते हैं हमारा जो है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से मतलब क्या है कि जब हम मान लेते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो है ना, हम लोगों के पास क्या आना चाहिए, कम्युनिकेशन बिल्ट आना चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स आना चाहिए, लर्निंग स्किल्स आना, जितने भी चीज है वो चीज कब आ सकती है, जब आप चीजों को पढ़िएगा, समझिएगा, तब तो आप निकाल पाइएगा। आप अंदर ले ही नहीं रहे हैं, आप बाहर कैसे निकाल पाइएगा? आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तो आप कैसे दूसरों के सामने में बता सकते हैं? जब तक आप सीखिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, चीजों को अंदर नहीं लीजिएगा, तब तक आप किसी भी चीज को बोल नहीं पाइएगा। जब आपके पास वर्ड्स का पावर होगा, नॉलेज का पावर होगा, उस विषय के बारे में जानकारी होगा, उस विषय पर आप लोग फर्राटेदार कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, उन सभी चीज को डेवलप, अभी जितने भी पीछे पढ़े हैं उन तीनों चीज को, स्किल्स को अगर डेवलप करना है तो आपको रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग मतलब किसी भी चीज को पढ़ना, अंडरस्टैंड मतलब उस चीज को समझना। पढ़ तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड कितना कर पाते हैं वो हम लोग को मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे को देखिएगा आप लोग स्कूल्स में, कॉलेज में बहुत सारा चीज पढ़ लेगा, लेकिन वो समझ ही नहीं पाएगा, तो वो स्किल्स किस काम का हो जाता है? तो जब तक हम चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमारे अंदर क्या होता है, वो स्किल्स डेवलप होता है। इसमें हम लोग देखेंगे क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग मतलब क्या बोलते हैं, बारीकी से पढ़ना, ओके। एंड कॉम्प्रीहेंशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आप देखिए कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का होता है। आप लोग क्लास 12th में भी पढ़े होइएगा कि ये एक लंबा चौड़ा क्या होगा, पैराग्राफ टाइप का रहता है। कॉम्प्रीहेंशन जो रहता है उसमें एक स्टोरी रहेगा, उस स्टोरी से 4 5 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो कॉम्प्रीहेंशन होता है। अब इसमें आप लोग देख लीजिएगा एनालिसिस, इससे थोड़ा बड़ा होता है, एकदम थोड़ा सा क्या करे, विश्लेषण करके इसमें दिया जाता है। अब जो आता है इंटरप्रेजेंट क्रिएशन, अब जो इसमें आप लोग देखिएगा कि व्याख्यात्मक तरीके से हर पहलू पर, बिंदु पर एक एक तरह से बातचीत किया जाता है। अगर मान लेते हैं, अगर गाय पर किसी को लेख लिखना है, कॉम्प्रीहेंशन में वो 10 लाइन लिखेगा, एनालिसिस में वो 25 लाइन लिखेगा, और जब आएगा इंटर क्रिएशंस में तो वो क्या करेगा, इसी चीज को बढ़ा करके 500 लाइन में लिख देगा। तो यही डिफरेंस है, ये छोटा होता है, इससे बड़ा ये होता है, और इससे बड़ा ये होता है। ठीक है, ये सीरीज इसी तरह चलते जाता है। नेक्स्ट इज समरी पैराग्राफ, पैरासेजिंग एंड ट्रांसलेशंस। तो आप देख ले, हम लोग समरी के बारे में देखते हैं, तो जितना भी चीज होता है समराइज करना, किसी भी चीज को समराइज करना। जब हम किसी भी चीज को समराइज करते हैं, समरी क्या होता है, सारांश, किसी भी चीज को सारांश में बताना। सारांश आप लोग देखे होइएगा, हिंदी में देखते हैं, किसी भी लॉन्ग स्टोरी को जब हम शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, समरी प्रेजेंटेशन होता है। आप लोग देखे होइएगा कि जस्ट लाइक आप कहीं भी घूमने गए होइएगा, आप घूमने में कितना समय लगता है, 2 4 10 दिन लगता है, लेकिन आप उस बातों को क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट में दोस्तों के बीच में क्या करते हैं, उस बातों को रख देते हैं। तो वो क्या है, मेन पॉइंट पे फोकस करना और उस चीजों को समराइज कर देना, वही हमारा क्या कहलाता है, समरी कहलाता है। नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी 5th पॉइंट है राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स में हम लोग देखेंगे मेकिंग नोट्स। मेकिंग नोट्स क्या होता है, मेकिंग नोट्स आप लोग जानते होंगे, बीए के स्टूडेंट है, मेकिंग नोट्स तो आप लोग को पता ही होगा, क्लास 12th 10th जितने भी करके हो, मेकिंग नोट्स, नोट्स को किस तरह से बनाना है, उनमें क्या क्या सारे चीजें होना चाहिए, किस तरह से नोट को हम लोग सजा सजा करके बनाए, उस चीजों को भी इसमें सिखाया जाएगा। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट देखते हैं ना, हम लोग कॉलेज में भी जमा करते हैं अलग अलग चीजों को, हम अपने आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, वो फॉर्म, इस फॉर्म को सबको एक साथ पैचअप कर देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो उसी तरह उसी चीज को हम लोग समझेंगे कि डॉक्यूमेंटीज कैसे किया जाता है चीजों को। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, जस्ट लाइक आप लोग किसी भी चीज में देखते होइएगा,
खास करके बिजनेस सेक्टर में इसमें देखा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग, किसी भी चीज पर एनालिसिस करके उस पर तर्क वितर्क करके जब क्या किया जाता है, उस पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करके दिया जाता है लोगों को, एज हम लोग रिटन फॉर्म में वो देता है, तो हमारा क्या वो चीज क्या हो जाता है, रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। कि वो सब चीज में शामिल क्या है, उस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल है उस कंपनी के बारे में, वही सब चीज हो जाता है रिपोर्ट राइटिंग। राइटिंग लेटर जॉब्स एप्लीकेशन, राइटिंग लेटर जो होता है वो दो टाइप्स का, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया। ये हम लोग देखते हैं कि वो लेटर जो हम लोग देखते हैं, ये लेटर क्या होता है, टू टाइप्स का, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, राइटिंग लेटर की लेटर कैसे लिखे जाते हैं, जॉब एप्लीकेशन जो होता है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सीवी एंड रेज्यूमे। सीवी क्या होता है, करिकुलम वाइट। करिकुलम वाइट में ये आप लोग को ऑफिशियल ये रिलेटेड होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, रिटन फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, ऑफिस के करिकुलम के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करें, किस तरह से उसमें लिख करके दे। उसके बाद हमारा आता है रेज्यूमे। रेज्यूमे क्या होता है कि जैसे ही हम जाते हैं कहीं भी अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को उनको जमा करते हैं। उस रेज्यूमे में लिखा रहता है कि आप का नाम क्या है, आपने कितना पढ़ा है, आप में कितना डिग्री हासिल किया है, आप में क्या क्या क्वालिटी होगा, तो वही सारा चीज क्या रहता है रेज्यूमे। और इसके बाद आता है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग क्या होता है, शिक्षा से रिलेटेड जितना भी, एजुकेशन सेक्टर से जितना भी रिलेटेड राइटिंग होता है उसको हम लोग एकेडमिक राइटिंग बोलते हैं। कि एकेडमिक राइटिंग कैसा होता है, कैसे हमको प्रेजेंट करना चाहिए, एक ऑफिशियल में दूसरा हो जाएगा, लेकिन जो एकेडमिक सेक्टर वाला होगा, जैसे हम कॉलेज में नोट्स कैसे प्रेजेंटेशन करें, कैसे दे, तो वो सारा चीज हमारा आ जाएगा एकेडमिक राइटिंग में। एंड लास्ट इज राइटिंग प्रपोजल। राइटिंग प्रपोजल मीन्स अब हम किसी के सामने में प्रपोजल रखते हैं, और ये प्रपोजल आपको सबसे अच्छा समझ में आ सकता है कि आप लोग जब जाइएगा किसी भी देश के बारे में सुनिएगा, या कोई भी चीज किसी को देखते होइएगा कि उसको प्रपोज कर रहा है। प्रपोज मीन्स ये नहीं है कि प्यार मोहब्बत वाला, यहाँ पर प्रपोजल मतलब प्रस्ताव दे रहा है कि आप ये करिएगा तो हम ये कर लेंगे, आप ये हमारे यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस रूट से बिजनेस कर सकते हैं, तो हम आपके वहां से बिजनेस कर सकते हैं, ये प्रपोजल देता है। तो यहाँ पर एक तरह से हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि प्रपोजल राइटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज हमारा जो हो जाता है बी सेक्शन स्टार्ट। यहां से बी सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं रेमेडिकल इंग्लिश। रेमेडिकल मीन्स अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े, इसमें हम लोग रीडिंग सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ओनली सिर्फ और सिर्फ रीडिंग सेक्शन के बारे में। रीडिंग सेक्शन क्यों डेवलप करना है, रीडिंग सेक्शन हम लोगों को आएगा, अभी जस्टली हमने बताया कि रीडिंग अगर आपको आता है तो आपको बहुत सारे चीज आते हैं। रीडिंग में हम लोग देखेंगे सिंपल कॉम्प्रिहेंशन, टेक्स्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, नरेशंस हो गए, इंफॉर्मेशन हो गया, एक्सप्लेनेशंस हो गया, persuasion based on the high order thinking skills, and the contextual grammar focus and the vocabulary basis synonyms and antonyms। अब देखते हैं इसको वन बाय वन करके। अब इसमें हम लोग देखेंगे सिंपल कॉम्प्रिहेंशन, जितने भी नरेशन बेस्ड है ये सारे के सारे, ये एक टाइप का सारा रीडिंग सेक्शन है, जिसमें हम लोगों को टेक्चुअल फॉर्म में मिलेगा पढ़ने को, और उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और सेकंड में हम लोगों का क्या है, कॉन्टेक्चुअल साइड फोकस। कॉन्टेक्चुअल साइड मतलब क्या होता है कि ग्रामर को बेस्ड बना करके, ग्रामर को हम लोग को पकड़े रहना है, ग्रामर को हम लोगों को छोड़ना नहीं है, ग्रामर को एज ए यूज करना है, उसको अपने इंग्लिश को, इस रीडिंग स्किल्स को एडवांस करने के लिए। तो हम लोग क्या होगा, कॉन्टेक्चुअल ग्रामर फोकस, तो उस ग्रामर पे फोकस हम लोगों को करते जाना है। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को इंट्रोड्यूस करना। जब आप इंग्लिश इंट्रोड्यूस करते हैं तब आप लोगों को क्या होना चाहिए कि ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, तो आप लोगों को ये जानकारी रहना चाहिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या होता है, सिमिलर, जो वर्ड आपको सिमिलर देखने को मिलता है उसी को हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं। एंटोनिम्स डिफरेंट,
ठीक है, सिमिलर सिमिलर वर्ड जब हम उसको यूज करते हैं तो हम लोग क्या, जैसे हम लोग यूज नहीं करते हैं कि जो है ना कि पर्यायवाची शब्द, उसमें सिमिलर वर्ड हो जाता है, उसी तरह इंग्लिश में होता है सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स में डिफरेंट, यानी कि वो शब्द का विलोम एकदम विपरीतार्थक हो जाता है, जैसे राजा का रानी, वो सॉरी राजा का रंक। नेक्स्ट अब हमारा आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन इज मस्ट नीडेड। क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये इंग्लिश के लिए क्या है, अगर इंग्लिश हिंदी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, अगर आपको क्या होता है कि ग्रामर नहीं आ रहा है तो आप पढ़ नहीं पाइएगा ना, क्योंकि इसका बेस ही यही है। अगर आप फाउंडेशन नहीं बनाते हैं तो आपको कोई भी चीज याद नहीं होगा, और रट्टा कितना दिन तक मारिएगा। आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, उसका लॉन्ग लॉन्ग टाइप आंसर होता है, 3 3 4 4 पेज का आंसर होता है, तो आपको ग्रामर आना चाहिए ताकि आप एक बार स्टोरी को समझ जाइए और आराम से अपने लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें इसको अब हम लोग को एनहेंस करने के लिए ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ने को मिलेगा, पार्ट ऑफ स्पीच। और मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं कि ये सारे चीज मेरे द्वारा पेड कोर्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि सर नहीं करवाएंगे, सिलेबस कवर नहीं होगा, किस तरह से कंप्लीट करना है, ये सारा का सारा टेंशन मेरा है। बस आप लोग को एज फॉलो करते जाना चाहिए हमारे फुटप्रिंट को, जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे आप लोग को कंप्लीट करना है। और ये सिलेबस देखिएगा, आपको लगेगा चुटकी का खेल है, आराम से हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें पढ़ना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप नीचे ही क्लास में देखे होइएगा, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग देखे होंगे बच्चा के क्लास में ये रहता है छोटा छोटा सा डेफिनेशन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके काइंड्स क्या है, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, इस सारे को हम लोग को अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से समझना है, पढ़ना है, सीखना है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। एडजेक्टिव से हम लोग कैसे एडवर्ब बना सकते हैं, एडवर्ब से एडजेक्टिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है उस दोनों को। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाउन, जेंडर, नंबर, काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन। नाउन पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होता है, जेंडर जो होता है, लिंग क्या होता है, नंबर संज्ञा, सिंगुलर प्लुरल नंबर को देखेंगे। उसके बाद आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है क्या होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वर्ब्स एंड टेंस, टेंस एंड वर्ब्स। अगर एक बात कहें, अगर जिन बच्चों को क्या है अपना इंग्लिश बिल्डअप करना हो, इंग्लिश को सीखना हो, तो उनको सबसे पहले क्या आना चाहिए, वर्ब का और टेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको वर्ब पे अच्छा सा कमांड है, ट्रांसलेशन पे अच्छा सा कमांड है, आप इंग्लिश सीख गए, इंग्लिश आपको आ जाएगा। क्योंकि डे टू डे लाइफ में जितने भी सेंटेंसेस का यूज होता है वो सारा का सारा आपको टेंस रिलेटेड और वर्ब्स, टेंस आएगा तो उसमें वर्ब्स तो आएगा ही साथ, उसके साथ साथ। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम इसको बोल सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग को वर्ब का यूज होना चाहिए। एज सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, वर्ब अलग अलग जगह से बदलता जाता है, जिस तरह से सब्जेक्ट होता है उस तरह का वहां पे वर्ब को यूज किया जाता है, उस चीज को पढ़ेंगे हम लोग। देन हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का क्या यूज है, उसके बाद ए एन दी क्या क्या उसका यूज है। एंड नेक्स्ट हम आते हैं, उसी का है 8 नंबर, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब। आगे हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव आप लोग देखे होइएगा जो क्या कर सके, किसी भी चीज क्वालिफाई करता होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव। साफ लैंग्वेज में बोलेंगे क्वालिफाई करता हो किसी भी चीज को, ठीक है। नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव करेंगे, उसको पढ़ेंगे। एडवर्ब को पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर यूज ऑफ सेलेक्टेड
प्रीपोजिशन। अब कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है, सिलेक्टेड प्रीपोजिशन, कुछ ही ऐसे प्रीपोजिशन है जिसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन का क्या क्या यूज हम लोग अपने लाइफ में कर सकते हैं या अपने इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए क्या यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये अफर्मेटिव नेगेटिव, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव तो आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, सभी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जिनको आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन अफर्मेटिव क्या होता है कि जस्ट लाइक हम एक पॉजिटिव सेंटेंस जब लिखते हैं, राम राइट्स अ लेटर, जैसे ही हम ये सेंटेंस लिखे तो ये क्या हो गया, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को अगर हम क्या करें, नेगेटिव में चेंज करेंगे, राम डजंट राइट ए लेटर। ओके, अब इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, डज राम राइट ए लेटर, वही चीज हो जाएगा। तो ये हो गया जो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव। एंड जो हमारा नेगेटिव आता है उससे निगेटिविटी का आता है, यस नो में हम लोग को जवाब दिया जाता है, यस एंड नो में, ठीक है ना। और ये आ जाता है इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। डज राम ईट ए मैंगो, आप क्या जवाब दीजिएगा, यस या तो नो में जवाब दीजिएगा, हाँ आम खा रहा है या नहीं खा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो वो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग भी आपका 12th का सिलेबस है। तो टोटल का टोटल आप जितना भी ग्रामर पोर्शन देख रहे हैं, ग्रामर सेक्शन देख रहे हैं, वो क्लास 12th का ही है। तो आप लोग जस्टली पास आउट करके आए क्लास 12th में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये सारे चीज आते होंगे, और जिसने भी इंग्लिश चूज किया है उनको ये क्या है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो जाकर के आप क्या हो पाइएगा, इस पे अच्छे से पकड़ बना पाइएगा। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब फ्रेज में इस तरह से यूज करना। उसके बाद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन बोलते हैं कि एक तरह से डायरेक्ट नरेशन होता है, राम सेड टू श्याम आई हेल्प यू, इस तरह से जो सेंटेंसेज होते हैं वो नरेशंस में होते हैं, इसको कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट। इसको हम लोग स्पीच भी कहते हैं, कहीं कहीं पे आप लोग देखते होइएगा स्पीच लिखा हो, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप लोग को घबराना नहीं है, अगर आप नरेशन देख रहे हैं या स्पीच देख रहे हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। एंड हमारा सी सेक्शन जो आ जाता है अब, सेक्शन सी इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग जो होता है, जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि एज अ कॉलेज स्कूल्स जितने भी जगह यूज होते हैं एकेडमिक राइटिंग, तो हम लोग एकेडमिक राइटिंग इसके हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका फीचर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, रीडिंग एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये सारे के सारे चीज आप लोगों को डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि आप लोगों को एकेडमिक राइटिंग लिखने में समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ये आपको एक तरह से दे दिया गया है कि एकेडमिक राइटिंग को आप किस तरह से पढ़िएगा। जस्ट लाइक ये जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है कि जैसे आप पढ़ते हैं किसी भी चीज को, कोई भी चीज आपको कोई बोलता है और जस्ट उसके विपक्ष में आप लोग बोलते हैं, वो काउंटर आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके विरुद्ध में बोलते हैं। कोई भी चीज आपको बोलेगा, जस्ट लाइक कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो मोदी जी के अच्छाई के बारे में बोलेगा, कोई एक अच्छा है जो मोदी जी के बुराई के बारे में बोलेगा, तो वो एक क्या हो जाता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सब चीज समझते जाएंगे कि ये हमारा राइटिंग सेक्शन में हम लोग किन किन चीजों को फोकस करेंगे, और ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से हमारा एकेडमिक राइटिंग के ही अंडर आ जाता है। इन सारे चीजों को आप लोग को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, देखना है। एंड हमारा आ जाता है सेक्शन सी का ही एकेडमिक राइटिंग से ही रिलेटेड पॉइंट नंबर 2, फीचर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्ट्रास्ट एस्से, यानी कि एस्से को हम लोग कैसे लिखे। पिछले वाले टॉपिक्स में हमने देखा, पीछे वाले स्किप करेंगे, फीचर्स ऑफ आर्ग्यूमेंटिव
फीचर्स ऑफ आर्ग्यूमेंटिव परसुएसिव राइटिंग, यानी कि इसमें टोटल का टोटल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड बहस, जस्ट लाइक आसान शब्दों में कहना चाहिएगा तो बहस करना, किसी भी बातों को उसके जस्ट उल्टा बोलना है। कितना भी अच्छा पर्सन है आपको उसके गलत ही सुनने को मिलेगा, तो वही हो जाता है, या बिहार के लैंग्वेज में कहिएगा तो थथरलोजी जिसको हम लोग बोलते हैं, हर चीज में वो क्या करेगा, खोजेगा, तो वही हो जाता है आर्ग्यूमेंट। तो इसी तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा इन सारे सेक्शंस के बारे में। तो अब हम बढ़े, ये इसका जो पॉइंट 2 है उसमें आपको बताया आर्ग्यूमेंट के बारे में। अब इसमें बताया जा रहा पॉइंट 2 में फीचर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्ट्रास्ट एसे एंड फीचर्स, क्या ये रिटन वे के फॉर्म में होगा, वो एक तरह से कम्युनिकेट करने वाला होगा, आर्ग्यूमेंट काउंटर के तरह आएगा, कोई भी चीज जो है काउंटर वे में आएगा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा फीचर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्ट्रास्ट राइटिंग के बारे में, ऐसे और राइटिंग जो भी कह सकते हैं, रीडिंग एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, यही सारे चीज के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन हो, एनालिसिस हो, ठीक है, इन सारे चीज के बारे में, ग्रामर्स हो। एंड थर्ड इज फीचर्स ऑफ लिटरेरी एनालिसिस, यानी कि हम लोग किसी भी चीज को किस तरह से लिखे, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, उसकी क्या विशेषता होना चाहिए जिससे उसके लिटरेरी एडवांस उसमें हो, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ सके, उनमें क्या सब चीज का यूज करे, सैनोनिम्स का यूज करे, कौन से एंटोनिम्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी आप देखिएगा कि एक आसान सा एक एस्से है, लेकिन उसमें भी कोई जो लिखेगा उसमें कुछ अलग वर्ड का यूज करेगा, जिससे उसका ऐसे का इम्पैक्ट क्या हो जाता है, और ज्यादा प्रभाव हो जाता है, अलग अलग शब्दों का यूज जब करते हैं। तो इसी में आपको बताया जाएगा कि हम लोग को कैसे राइटिंग ऐसे लिखना है, किस तरह के वर्ड्स को यूज करना है, प्रेजेंटेशन उसमें फिगर बना करके दे देंगे, अगर फिगर से दर्शा देते हैं और लिख भी देते हैं तो कितना सुंदर लगने लगता है, उन्हीं सारे चीजों को इसमें बताया जाएगा। तो ज्यादा आपको इसमें कुछ है नहीं। और ये हमारा देखते हैं सेक्शन सी का जो है 4th है, प्लानिंग एंड एकेडमिक एस्से, राइटिंग प्रैक्टिस, डिस्करेज स्ट्रक्चर्स, एस्से आउटलाइन, पैराग्राफ सीक्वेंस एंड यूजिंग सिचुएशंस। अब देखते हैं ये जो हम यूज कर रहे हैं, अब जो यहाँ पर दिया गया है आपको ग्रामर फोकस में जो दिया है कंडीशनल सेंटेंसेज, ये सारे के सारे जो है आपका कंडीशनल सेंटेंसेज है। कंडीशनल सेंटेंसेज के अंडर ये जो आ रहे हैं प्लानिंग एंड एकेडमिक एस्से, एकेडमिक एस्से को कैसे प्लान करके लिखा जा सकता है, इसके लिए क्या आना चाहिए आपको, राइटिंग प्रैक्टिस आना चाहिए, डिस्करेज स्ट्रक्चर्स एंड ऐसे आउटलाइन, ये सारे आपको आउटलाइन बनाने के लिए आना चाहिए कि ऐसे हम लोग कैसे लिखे, किस तरह से रिप्रेजेंट करें, जिससे देखने वाले सामने वाले व्यक्ति या टीचर्स हो या कोई भी हो वो कैसे प्रभावित होंगे इससे, इस चीज को हम देखेंगे। पैराग्राफ सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जैसे हम पैराग्राफ कुछ भी चीज लिख रहे हैं उसका क्या क्या, 2 लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 2 वर्ड के बीच में कितना गैप, ये सारे चीज आपको इसमें समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे अच्छे से। तो यहां पे हमने क्या किया है, आप लोगों को हर एक चीज को बारीकी से डिस्कस किया है। आपने देखा होगा कि ये मैंने क्या किया है, इसमें फुल सिलेबस को कवर किया है, फुल सिलेबस को डिस्कस किया है, बेस्ट बुक क्या हो सकता है वो भी आपको बता दिया है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, डेट्स क्या, कब एग्जाम्स हो सकते हैं उसको भी बता दिया। जितने भी आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ये सब बातें कही गई थी वो सारे का सारा इसमें क्या कर लिया गया है, चर्चा डिस्कस कर लिया गया है। तो बस आपका एक ही काम है कि आप जाए, अगर आपको ये चीज पसंद आ रहे हो तो हमारे ऐप के माध्यम से हो या मोबाइल फोन के माध्यम से हो, जाए हमारे कोर्स को परचेज करें। और ये वीडियो जितना अच्छा लगे हमारे वीडियो को लाइक्स कर दे, कमेंट सेक्शंस में अगर क्या अच्छा लगा हो अपना जो है प्रतिक्रिया दे,
आप लिखे किस तरह से आपको वीडियो लगा या इसमें क्या इन्हेंसमेंट करने की ज़रूरत है, ये भी चीज़ बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो लाइक होता है, आपका जो शेयर होता है, आपके जो कमेंट्स होते हैं, वो क्या करता है, एज अ ऑनलाइन टीचर को मोटिवेट करता है। आप जितने लाइक्स दीजिएगा, जितने कमेंट लिखिएगा, वो टीचर को एक तरह से इंस्पायर करेगा कि आज जितना हम पढ़ा रहे हैं कल उससे और बेस्ट देने का प्रयास करें। तो आपका एक लाइक क्या होता है, टीचर को मोटिवेट करने का काम है। स्टूडेंट को हम लोग मोटिवेट करते हैं, लेकिन टीचर के मोटिवेट का काम ही होता है कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में है तो आप उस चीज को देख करके खुश हो जाते हैं, इससे आपको लगता है कि आप अच्छी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज पसंद आया हो तो आप लोग ये जो है आपका जो है, सॉरी एक चीज मिस कर गया था, ये जो आपका है बुक है, ये आप बुक को परचेज कर सकते हैं। जिनका AEC इंग्लिश कोर्स है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, वो ये बुक परचेज कर सकते हैं। इनमें हर चीज को एकदम बारीकी से डिटेल में बताया गया है। SBPD ये पब्लिकेशन है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, और इंग्लिश कम्युनिकेशन MIL इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AEC भी बोलते हैं। और ये केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, कौन से ईयर के लिए है, तो 2025 से 2029 तक जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और फिर मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट फिलहाल ही क्लास 12th को पास करके BA फर्स्ट ईयर में आए हों, चाहे वो BA से हो, BCom से हो या BSc से हो, उन सब के लिए AEC इंग्लिश मस्ट नीडेड। और वो उनको ये सारा चीज सेम ही देखने को मिला है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप BCom से हैं, BSc से हैं या BA से है, सबका सिलेबस सेम है। तो वही चीज मैं एक अगेन बता देना चाहता हूं। और ये आपको प्राइस टैग आपने देखा होगा कि ये 2000 नहीं 1500 हमारा है, और ये 23 जून तक, सॉरी ये जो है हमारा 1500, और ये हमारा 23 जून के लिए तक है। अगर 23 जून के अंदर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपका जो है इस कोर्स का पड़ेगा 1500। और ये 1500 में जो है ना, केवल और केवल आपको ये इंग्लिश ही नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको मेजर, माइनर, MDC, AEC, SEC सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एक बात को आप ध्यान से सुन ले, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कॉल करके इस नंबर पे बातचीत कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है BA ऑनलाइन क्लासेस, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोर्स को डिजाइन किया गया है। क्योंकि आपको जो कोर्स होगा ये सारे के सारे इसी बेस्ड पर होंगे। और जैसा कि अभी फिलहाल पीछे ही हमने बताया है कि आपको इसमें सब चीज मेजर में आपका जो भी होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाए जाएंगे। मेजर, माइनर, MDC, VAC, SEC और AEC, ये सारे के सारे हमारे टीचर्स के द्वारा, मेरे द्वारा, सबके द्वारा क्या किया जाएगा, आपको सिलेबस ऑन द टाइम कंप्लीट कराया जाएगा। एक चीज और हम बार बार कहना चाहते हैं, ऑन द टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको लापरवाही की तरह पढ़ाया जाएगा, आज पढ़ाए कल नहीं पढ़ाए, एकदम टाइम से ही सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। तब जाकर के आप क्या हो पाइएगा, एबल हो पाइएगा। अगर आपका सिलेबस पहले कवर हो जाता है, जिससे आपको एग्जाम देने में और मजा आएगा। तो यहाँ जो हमारे कोचिंग की सबसे विशेषता है, वो सभी विषयों की पढ़ाई यूनिट वाइज होगी। जो जो यूनिट होगा और यूनिट वाइज में प्रश्न उत्तर, जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे सब कराए जाएंगे, चाहे मेजर हो, माइनर हो, जितने भी चीज हो, यूनिट वाइज MBBI और VBI और
लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी होंगे। लाइव भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, लाइव क्लासेस चलेंगे और आपको वीडियो के रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिसका लाइव छूट जाएगा उनको एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको ऐप पर मिल जाएगा। ओके, आपको पीडीएफ नोट के फॉर्म में मिलेगा, जो भी आपको लाइव क्लास में मिलेगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिया जाएगा, टेक्स्ट के फॉर्म में, और सिलेबस जो है ऑन द टाइम कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो हमारे कोड को, हमारे नंबर को स्कैन कर सकते हैं और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों से धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।